हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास पेपर पुराना प्रीवियस पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस बार पूछा गया था 15 मार्क में, 15 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है प्रकृतिवाद, इसका अर्थ, परिभाषा और इसके समर्थक कौन कौन से रहे हैं, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसका, और पाठ्यचर्या क्या है इसकी, इसके साथ साथ शिक्षण पद्धतियाँ इसमें कौन कौन सी यूज की जाती हैं, और इसमें शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है और इसके सिद्धांत क्या हैं। तो हम लोग इसमें जो टॉपिक हमने बताया यही डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। तो प्रकृतिवाद का अर्थ है कि प्रकृति के साथ जो बच्चा सीखता है, जो कुछ भी प्रकृति में रह करके अपने वातावरण या फिर अपने आसपास से जो बच्चा सीखता है या खुद करके जो सीखता है, वही प्रकृतिवाद कहलाता है। अगर प्रकृतिवाद के बारे में बात करने के जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं ये जीवन, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा अथवा दोनों का मेल होता है। अगर इसमें बताएं तो रासायनिक नियमों और भौतिक नियमों जैसे गति, शक्ति, प्रकृति के नियमों के कारण जो संबंध बनता है एक बालक में, सक्रिया पर जो बल देता है, वही प्रकृतिवाद कहलाता है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो प्रकृतिवाद वह होता है जो प्रकृतिवाद दर्शन जो होता है वो मन को पदार्थ के अधीन मानते हुए विश्वास करता है। यह अंतिम सत्ता को भौतिक मानता है। जैसे जो फिजिकल होती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ये उसे अंतिम सत्ता मानता है। ये आइडियलिज्म को कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता है। ये आध्यात्म को जो है प्रमोट नहीं करता है। जो हमारे आसपास है या फिर हम जो करके सीखते हैं, वही प्रकृतिवाद कहलाता है। आप यहाँ पर डिफिनीशन दी गई हैं, आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो साथ साथ में ये नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके परिभाषाओं के बारे में, जो अलग अलग राइटर्स ने या फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार में अलग अलग तरीके से लिखा है। अगर हम बात करें ब्राइस की, तो ब्राइस कहता है नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर साइलेंट फीचर इज द एक्सक्लूजन ऑफ व्हाट एवर इज स्पिरिचुअल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृतिवाद वह है जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार जो करता है, वही प्रकृतिवाद कहलाता है। मतलब हम जो है अपने आध्यात्म को बल ना दे करके जो हम अपने करने पर, जो अपने करके स्वयं से सीखते हैं, वही हमारा प्रकृतिवाद कहलाता है। इसी के साथ साथ थॉमस और लैंग के जो विचार हैं वो कहते हैं आइडियलिज्म इज कंसीडर्ड एज अपोजिट टू नेचुरलिज्म विच इंक्लाइन टू materialism and believes that ultimate fact is a material and not religion। इसका मतलब क्या कहता है कि जो आदर्शवाद होता है, आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन यह मानता है। इसमें जो है अंतिम सत्ता को वास्तविक भौतिक माना जाता है, न कि अध्यात्म को इसमें बात की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है इसका। तो इसका सबसे पहला जो शिक्षा का उद्देश्य है, वैयक्तिकता का विकास करना। बालक में स्वयं की वैयक्तिकता का विकास करना ही इसका मूल यंत्र है। मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा जिस पर बल देता है, जिसमें जैविक प्रकृतिवाद के अनुसार मानव का जो लक्ष्य होता है वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता तथा सुख को प्राप्त करना होता है। वर्तमान समय में वह कैसे जी रहा है, उसको अपने सुखों की खोज करना या फिर उसको अच्छे दिनों की खोज करना। और तथा जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य होता है बालक को वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता का सुख प्राप्ति में सहयोग देना ही व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। अब अगली बात करें, इसमें आत्म अभिव्यक्ति मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन की बात यहाँ पर बात की जाती है। तो इसमें इसका विचार जो है प्रकृतिवादी शिक्षा का जो उद्देश्य है, ये बालक में आत्म संरक्षण और आत्म संतोष की भावना को उत्पन्न करने में सहायता करता है। क्योंकि अभी हम बात करें यहाँ पर कि जो बालक होता है उसमें स्वयं किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप से अभिव्यक्त करना, ना कि किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए विचारों का पालन करना। जैसे आप यहाँ पर बात करें कि बच्चा जो है, जैसे कहीं आग जल रही है तो आग जो जल रही है उसको छू करके बच्चा अनुभव करेगा कि जो यहाँ पर लाल चीज़ होती है उसे हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तभी वो जान पाएगा, ना कि किसी के व्यक्ति के बताने पर। यहाँ पर आपके बताने पर बात नहीं की जा सकती है। अगला अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति का शोधन, यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ बेसिक
इंस्टिंक्ट उन उद्देश्यों का उल्लेख को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना है जो प्रकृति ने उसके सम्मुख रखे हुए हैं और जिनका व्यक्तित्व तथा सामाजिक मूल्य है। रॉस तथा मैकडूल कहते हैं इसके बारे में कि शिक्षा का जो उद्देश्य है स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, समन्वय का तालमेल करना ही होता है। प्रकार के विचारों, क्रियाओं, आदतों का निर्माण करना है जो उसे उचित समय पर उसी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकें। जैसे मान लीजिए बालक को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके समय पर जो जिस अभिव्यक्ति या फिर जिस क्रिया के द्वारा उसको सहायता मिल सकती है वही क्रियाओं का विकास करना ही बालक के अंदर यहाँ पर इसका मूल जो है उद्देश्य है। जीवन के संघर्ष की तैयारी, यहाँ पर बालक जो है न कि किसी यहाँ पर आइडियलिज्म विचारवाद से प्रभावित होगा। बच्चा जो है अपने आप से स्वयं सीखेगा, स्वयं करेगा। तो बच्चा अपने आसपास के पड़ोस से ही सीखेगा, अपने वातावरण से ही सीखेगा। तो वहाँ पर अपने ही अनुसार जिस प्रकार से उसकी कैपेसिटी होगी उसी प्रकार से वो जीने के लिए अपने जीविका का यहाँ पर उत्पादन करेगा। यहाँ पर अगला बात करें इसके पाठ्यक्रम के बारे में, तो पाठ्यक्रम इसका जो है कुछ इस तरीके से है। जो यहाँ पर प्रकृतिवादी लोग हैं या फिर प्रकृतिवादी समर्थक जो थे वो कहते हैं कि इसका पाठ्यक्रम जो होना चाहिए यहाँ पर स्वयं से करके सीखने पर ज़्यादा बल देना चाहिए। यहाँ पर जो कम्युनी यहाँ पर रस्क जो कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बालक को स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल जैसे विषयों का ज्ञान यहाँ पर करवाना आवश्यक होता है। अगर हम बात करें स्पेंसर ने जो बताया यहाँ पर कि भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला, भाषा, साहित्य आदि के बारे में अधिक यहाँ पर जानकारी उनको देनी चाहिए, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का, अपने आसपास की क्रियाओं का, अपने वातावरण का ध्यान रख सकें। आगे हम बात करें इसकी शिक्षण पद्धतियों के बारे में, तो इसकी शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा जो बात करती है यहाँ पर स्वयं से करके सीखने पर ज़्यादा बल देती है इसकी शिक्षण पद्धति। तो यहाँ पर स्वयं से करके सीखने के अनुसार मतलब अगर जो बालक है वो स्वयं से जब तक करेगा नहीं तब तक यहाँ पर सीखेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ की जो इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो स्वयं से ज़्यादा करके सीखने पर ज़्यादा बल देती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, दूसरा जो है अनुभव के द्वारा सीखना। जो बच्चा है यहाँ पर बालकों को पुस्तकों से घेरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रकृति की परिस्थितियों से घेरना चाहिए, जैसे कि वह जिससे कि वह स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर सकें और उस ज्ञान का समय पढ़ने पर अच्छे तरीके से यूज भी कर सकें। अगला है यहाँ पर खेल के द्वारा शिक्षा। प्रकृतिवादी खेल द्वारा शिक्षा को सबसे अधिक उत्तम मानते हैं और उनका कहना है कि बालकों को खेल द्वारा ही उचित शिक्षा दी जा सकती है। और यहाँ पर कई सारी विधियाँ भी यूज की जा सकती हैं, जैसे डाल्टन मेथड और मॉन्टेसरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ह्यूरास्टिक विधि भी यूज की जा सकती है, डाल्टन मेथड भी यूज किया जा सकता है, मॉन्टेसरी पद्धति भी यूज की जा सकती है और निरीक्षण पद्धति भी यूज की जा सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षक के बारे में, तो शिक्षक का जो स्थान है यहाँ पर शिक्षक का जो स्थान है गौण तथा बालक का मुख्य है। मतलब शिक्षक को यहाँ पर एक तरीके से बैठे रहना है, सिर्फ उसको आदेश करना है। आदेश का मतलब उसको एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन का पालन करवाना है, बाकी जो भी काम करते हैं बालक स्वयं करते हैं, करके सीखते हैं यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर दिया गया सेकंड में, प्रकृति ही बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होती है। तो मतलब वो जो सीखता है स्वयं से, अपने वातावरण से, अनुभवों के द्वारा सीखता है, तो प्रकृति जो है इसका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन इसमें करती है। शिक्षक का जो स्थान है इसमें पर्दे के पीछे से रंगमंच को तैयार करना ही यहाँ पर मेन शिक्षक का कर्तव्य बताया गया है। यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो बालक के सहायक के रूप में भी साथ होता है पर कार्य नहीं करता है, सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसका हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर जो शिक्षक होता है, एक जैसे सड़क होती है, सड़क पर यहाँ पर वो रास्ता बताने का काम करता है, बाकी चल करके जाना स्वयं शिक्षक बालक का ही कर्तव्य होता है। अगर हम बात करें इसके अनुशासन की, तो इसका जो अनुशासन है यहाँ पर जो अनुशासन, ये मुक्त अनुशासन पर अधिक बल देता है, प्रकृति परिणामों पर यह आधारित होता है, अनियंत्रित स्वतंत्रता देता है बालक को, स्वयं से करके सीखने पर ज़्यादा अधिक बल देता है और प्रकृति का जो विस्तृत रूप है वह स्कूल को ही मानता है।
अगर हम बात करें इसके डिसिप्लिन के बारे में, तो डिसिप्लिन हम बात कर चुके हैं। और अगर हम बात करें आगे इसके योगदान के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा अनुभवों पर बल देता है। ये करके जो हम लोग सीखते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इस पर ज़्यादा फोकस करता है। बाल मनोविज्ञान पर ये ज़्यादा फोकस करता है। और ये सबसे ज़्यादा जो है इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो बाल केंद्रित होता है। आगे अगर हम बात करें शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर यह बल देता है। और प्रकृति की ओर लौटो, सबसे ज़्यादा ये बल देता है। इस प्रकृति की ओर लौटो में सबसे ज़्यादा प्लेटो ने ही इसका बात किया था। अगर हम बात करें इसके जो समर्थक थे उनके बारे में, तो इसमें सबसे बड़ा नाम है अरस्तु, हांस कांट से लेकर के लैमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, रूसे, सैमुअल तथा वर्नार शॉ आदि इसमें शामिल हैं, जो लोग प्रकृतिवादियों के प्रकृति का समर्थन करते थे कि बालक को एक तरीके से अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो था 2021 में पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी से पूछा गया प्रश्न था, जिसका हल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है।